दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। पहली बड़ी खबर है, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने की जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग। आपको बता दें कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर देश में जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किए जाने की जरूरत बताई है। उन्होंने कहा कि 10 बच्चे पैदा करने वाले बगैर कानून के नहीं मानेंगे। ऐसे लोगों के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बेहद जरूरी है। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि देश के विकास में जनसंख्या बाधक बन रही है और इस कारण सामाजिक समरसता भी खत्म हो रही है। देश का माहौल बिगड़ रहा है, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी हो जाता है। उन्होंने जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग की है। इस मामले में आपकी क्या राय है? क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया जाना चाहिए? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, जनसंख्या नियंत्रण पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान। बोले, सिर्फ एक वर्ग की आबादी बढ़ने से फैलेगी अराजकता। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने पर विचार कर रही है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम सफलता पूर्वक आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी पैदा ना हो पाए। उन्होंने कहा कि ऐसा ना हो कि मूल निवासी की जनसंख्या कम हो जाए और किसी एक वर्ग की आबादी बढ़ती ही चली जाए, जिससे अराजकता फैलने का खतरा रहता है। उन्होंने कहा कि आबादी का असंतुलन हर उस देश के लिए चिंता का विषय है जहां की धार्मिक जनसांख्यिकी प्रभावित होती है और एक समय के बाद वहां अराजकता के साथ साथ अव्यवस्था जन्म लेती है। उन्होंने कहा कि ऐसे में जब भी हम जनसंख्या नियंत्रण की बात करें तो समान रूप से एक समाज में हर जाति, मजहब, क्षेत्र, भाषा, इन सब के ऊपर उठ करके एक व्यापक कार्यक्रम चलाने की जरूरत है। अगली बड़ी खबर, अग्निपथ योजना पर भी कमजोर पड़ी विपक्ष की एकता। कांग्रेस के मनीष तिवारी ने मेमोरेंडम पर नहीं किया हस्ताक्षर। आपको बता दें कि अग्निपथ योजना पर अपनी चिंताओं को लेकर विपक्षी दलों ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को एक ज्ञापन सौंपा। इसमें सरकार से योजना को वापस लेने की मांग की गई है। हालांकि यहां भी विपक्षी एकता टूटती नजर आई। अग्निपथ स्कीम का बढ़ चढ़कर विरोध करने वाली कांग्रेस पार्टी के ही सांसद मनीष तिवारी ने मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर करने से साफ इनकार कर दिया। दरअसल सोमवार को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा संबंधी संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में अग्निपथ भर्ती योजना पर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं को जानकारी दी और उनकी शंकाओं को दूर करने की कोशिश की। हालांकि बैठक के दौरान कांग्रेस ने कहा कि अग्निपथ योजना देश की सीमाओं की सुरक्षा तथा युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ है, इसलिए सरकार को इस योजना को तत्काल वापस लेना चाहिए। समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक मीटिंग के दौरान रक्षा मंत्री को सौंपे गए विपक्षी ज्ञापन पर 6 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। साइन करने वाले विपक्षी नेताओं में प्रोफेसर सौगात राय, सुदीप बंदोपाध्याय, सुप्रिया सुले, शक्ति सिंह गोहिल, एडी सिंह और रजनी पाटिल शामिल हैं। हालांकि कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने विपक्ष के ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। आपको बता दें कि मनीष तिवारी पहले भी अग्निपथ योजना का खुला समर्थन कर चुके हैं। उन्होंने इसे भविष्य को ध्यान में रखते हुए उठाया गया सही कदम बताया था। मनीष तिवारी ने अग्निपथ योजना को आधुनिक युद्ध की प्रकृति में आए भारी बदलाव को देखते हुए सही दिशा में ले जाने का एक कदम बताया था। उन्होंने कहा था कि आज के समय और युग में आपको मोबाइल आर्मी और युवा आर्मी की जरूरत है। अगली बड़ी खबर, तेज रफ्तार तेजस्वी यादव ने कर दिया बड़ा ऐलान। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन नहीं देगी आरजेडी। आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने पटना में पार्टी कार्यालय में बड़ी बैठक की। तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल शामिल हुए। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए तेज रफ्तार तेजस्वी यादव ने कहा कि 15 जुलाई को विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा पटना आ रहे हैं। वो सभी विपक्षी दलों के नेताओं के साथ में बैठक करेंगे और राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अपनी बात रखेंगे। इस दौरान तेजस्वी यादव ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बड़ी बात कह डाली। उन्होंने कहा कि एनडीए उम्मीदवार के नाम की घोषणा देर से की गई है। अगर ये पहले हो गई होती तो हम अपना समर्थन एनडीए को देने पर विचार कर सकते थे, मगर अब विपक्ष के सादा उम्मीदवार को ही हमारा समर्थन रहेगा। यानी तेज रफ्तार तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि वो एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन नहीं देंगे। अगली बड़ी खबर, गोवा में कांग्रेस पर गहराया संकट। भाजपा महासचिव का बड़ा दावा, कहा कांग्रेस छोड़ने को तैयार हैं 11 असंतुष्ट विधायक, जल्द पार्टी में होंगे शामिल। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के बाद अब गोवा में भी विधायकों की खींचतान जारी है। कांग्रेस ने रविवार को दावा किया था कि उसका 11 विधायकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस ने अपने 2 विधायकों माइकल लोबो और दिगंबर कामत पर भाजपा के साथ मिलकर साजिश रचने का आरोप लगाया है। इस बीच भाजपा के महासचिव और गोवा भाजपा के प्रभारी सीटी रवि ने
सोमवार को बड़ा दावा कर दिया है कि गोवा कांग्रेस के 11 विधायक पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि गोवा कांग्रेस के कई अन्य नेता भी भाजपा के संपर्क में हैं। उम्मीद है कि जल्द ही ये असंतुष्ट नेता भाजपा में शामिल हो जाएंगे। और बड़ी खबर, गोवा कांग्रेस में संकट के बीच सिद्धारमैया ने बीजेपी पर लगा दिया गंभीर आरोप। कहा, भाजपा हर विधायक को 50 करोड़ रुपए कर रही ऑफर। आपको बता दें कि गोवा में विपक्षी दल कांग्रेस ने बताया कि राज्य में उसके विधायकों से उसका संपर्क नहीं हो पा रहा। इस बीच कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने राज्य की सत्ताधारी पार्टी भाजपा पर खरीद फरोख्त का आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस विधायकों को 50 करोड़ रुपए ऑफर कर रही है। इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने अपने 2 विधायकों माइकल लोबो और पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत पर भारतीय जनता पार्टी के साथ में मिलकर पार्टी के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया है, जिसके बाद कांग्रेस ने माइकल लोबो को गोवा विधानसभा में विपक्ष के नेता के पद से भी हटा दिया। सिद्धारमैया ने कहा कि वे हर विधायक के लिए 50 करोड़ रुपए की पेशकश कर रहे हैं। वे ऐसा कर लोकतंत्र में विश्वास नहीं कर रहे। केवल गोवा में ही नहीं बल्कि हर जगह वे ऑपरेशन कमल चला रहे हैं। वे पैसे की पेशकश करते हैं और विधायकों को खरीदते हैं। इससे पहले कर्नाटक कांग्रेस विधायक एमबी पाटिल ने भी कहा कि विधायकों के व्यापार ने देश की व्यवस्था को खराब कर दिया है। और बड़ी खबर, नए संसद भवन के ऊपर स्थापित हुआ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ, पीएम मोदी ने किया अनावरण। आपको बता दें कि देश के निर्माणाधीन नए संसद भवन के ऊपरी तल पर सोमवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का अनावरण कर दिया। कांस्य धातु से बने 6500 किलोग्राम वजनी राष्ट्रीय प्रतीक की ऊंचाई 20 फीट की है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के अनावरण के समय पीएम मोदी के साथ में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी भी उपस्थित रहे। पीएम मोदी ने अशोक स्तंभ के अनावरण के बाद वहां निर्माण कार्यों में लगे कामगारों के साथ में बातचीत भी की। उन्होंने कामगारों से पूछा कि आपको क्या लग रहा है, सिर्फ एक इमारत बना रहे हैं या इतिहास बना रहे हैं? कामगारों ने एक स्वर में कहा कि हम इतिहास बना रहे हैं। आपको बता दें कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के ऊपर स्थापित राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का अनावरण कर दिया। अगली बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा अशोक स्तंभ का अनावरण करने पर असदुद्दीन ओवैसी ने जताई नाराजगी। आपको बता दें कि एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन के ऊपर अशोक स्तंभ के अनावरण पर आपत्ति जताई है। ओवैसी ने कहा कि ये अधिकार लोकसभा स्पीकर का है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि संविधान में संसद, सरकार और न्यायपालिका की शक्तियों को अलग अलग दर्शाया गया है। सरकार के प्रमुख के रूप में पीएम मोदी को नए संसद भवन के ऊपर राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण नहीं करना चाहिए था। ये लोकसभा स्पीकर के अधिकार क्षेत्र में आता है। स्पीकर सरकार के अधीन नहीं है। ओवैसी ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने सभी संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन किया है। ओवैसी ने कहा कि पीएम मोदी सरकार के मुखिया हैं, लोकसभा के नहीं, इसलिए उन्हें ये अनावरण नहीं करना था। और बड़ी खबर, महाराष्ट्र कैबिनेट के लिए भाजपा का मास्टर प्लान, देवेंद्र फडणवीस को मिलेगा वित्त मंत्रालय। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के सियासी संकट पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आना है, लेकिन इन सब के बीच में राज्य सरकार में कैबिनेट विस्तार और विभागों की जिम्मेदारी को लेकर पर्दे के पीछे निर्णायक दौर चल रहा है। जानकारी के मुताबिक गृह विभाग और वित्त विभाग भाजपा को मिल सकता है, लेकिन उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को गृह विभाग के बदले वित्त विभाग की जिम्मेदारी मिल सकती है। दरअसल पिछले दिनों एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने दिल्ली दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। बताया गया था कि बैठक में महाराष्ट्र कैबिनेट को लेकर भी चर्चा हुई थी। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह के साथ में हुई दोनों नेताओं की बैठक में कैबिनेट विस्तार और विभागों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया गया। यह भी बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद कभी भी नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण होने की संभावना है। और बड़ी खबर, चुनाव आयोग के पास पहुंची शिवसेना की लड़ाई। उद्धव ठाकरे ने पार्टी सिंबल को लेकर किया बड़ा अनुरोध। आपको बता दें कि शिवसेना की लड़ाई अब चुनाव आयोग के पास पहुंच गई है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कैविएट फाइल की है। उन्होंने चुनाव आयोग से कहा कि अगर एकनाथ शिंदे शिवसेना के चुनाव चिन्ह के लिए चुनाव आयोग के पास आते हैं तो हमारी बात को सुने बिना कोई भी आदेश पारित न करें। गौरतलब है कि हाल ही में शिंदे गुट के एक विधायक ने दावा किया था कि जब पार्टी के ज्यादातर विधायक और सांसद उनके साथ हैं तो असली शिवसेना वही है। विधायक ने कहा था कि शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर भी हमारा ही हक है। आपको बता दें कि इसके खिलाफ अब उद्धव ठाकरे ने कैबिनेट फाइल की है और चुनाव आयोग से मांग की है कि हमारी बात सुने बिना कोई भी आदेश पारित न करें।
अगली बड़ी खबर, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर शिवसेना सांसद बटे, आज अपने पत्ते खोलेंगे उद्धव ठाकरे। ये आपको बता दें कि शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कल पार्टी के सांसदों के साथ बड़ी बैठक की। बैठक का मुख्य मुद्दा राष्ट्रपति चुनाव रहा। बैठक में शिवसेना सांसद संजय राउत और अन्य तमाम सांसदों के बीच में घमासान देखने को मिला। अधिकतर सांसदों ने उद्धव ठाकरे से एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने का अनुरोध किया, जबकि शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने यशवंत सिन्हा के नाम की वकालत की। कई शिवसेना के लोकसभा सांसदों ने उद्धव ठाकरे से भविष्य में बीजेपी और एकनाथ शिंदे से हाथ मिलाने को लेकर भी अपनी बात कही। सांसदों ने उद्धव ठाकरे से कहा कि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे और बीजेपी ने महाराष्ट्र में सत्ता बनाई है, उनसे हाथ मिलाने में ही पार्टी का हित होगा। सांसदों के इस प्रस्ताव पर फिलहाल उद्धव ठाकरे ने कोई भी फैसला नहीं लिया है, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में किसके समर्थन में पार्टी मतदान करेगी, इसको लेकर उद्धव ठाकरे आज अपने पत्ते खोल सकते हैं। अगली बड़ी खबर, एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को मिला एक और पार्टी का समर्थन, यशवंत सिन्हा रह गए काफी पीछे। ये आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए अब केवल 7 दिन बचे हैं। 18 जुलाई को चुनाव होना है। इस बीच भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को एक और दल का समर्थन मिल गया है। आंध्र प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी ने द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में वोट डालने का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ ही मुर्मू की उम्मीदवारी और मजबूत हो गई है। वहीं पक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा अब काफी पीछे रह गए हैं। अगली बड़ी खबर, फिल्म निर्माता लीना मणिमेकलाई की बड़ी मुश्किलें, अब दिल्ली की कोर्ट ने भेजा समन। ये आपको बता दें कि फिल्म निर्माता लीना मणिमेकलाई की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब दिल्ली के एक अदालत ने लीना मणिमेकलाई को समन जारी किया है। उनकी आने वाली फिल्म काली के पोस्टरों और प्रचार वीडियो में कथित रूप से हिंदू देवी को अनुचित तरीके से चित्रित करने के मामले में लगाई गई याचिका पर कोर्ट ने उन्हें और अन्य लोगों को तलब किया है। जज अभिषेक कुमार ने मणिमेकलाई को 6 अगस्त को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। अगली बड़ी खबर, श्रीलंका में 1800 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रहा टमाटर और आलू। लकड़ी के चूल्हे पर खाना बना रहे लोग। ये आपको बता दें कि पूरी दुनिया ने देख लिया कि किस तरीके से श्रीलंका के लोगों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया। अब ना तो देश में राष्ट्रपति है और ना ही कानून व्यवस्था जैसी कोई स्थिति है। जो तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है, दरअसल वो लोगों की नाराजगी है। लेकिन इन सबसे हटकर एक और तस्वीर श्रीलंका में बनी हुई है, जो वहां के लोगों को दाने दाने का मोहताज बना रही है। हालात ये हो गए हैं कि श्रीलंका में इस वक्त 1000 रुपए किलो टमाटर और 800 रुपए किलो आलू बिक रहा है। लोगों को ना गैस मिल रही है और ना ही बिजली। लोग लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाने को मजबूर हैं। अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शिव भक्तों को देंगे बड़ी सौगात। देवघर एयरपोर्ट सहित 16,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। ये आपको बता दें कि गुरुवार से पवित्र श्रावण मास शुरू हो रहा है। इस पावन मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिव भक्तों को विशेष सौगात देने की तैयारी में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड के देवघर यानी बाबा बैजनाथ की नगरी में बने एयरपोर्ट का शुभारंभ करेंगे। इससे सावन के महीने में बाबा धाम जाने वालों को बड़ी सहूलियत होगी। देवघर में भगवान शिव का 12 ज्योतिर्लिंग है। इसे मनोकामना लिंग के तौर पर भी जाना जाता है। प्रधानमंत्री एयरपोर्ट के अलावा देवघर में बने एम्स का भी औपचारिक उद्घाटन करेंगे। इसके लिए देवघर में जोर शोर से तैयारियां की गई हैं। पीएम मोदी देवघर में बाबा बैजनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। प्रधानमंत्री देवघर के 12 ज्योतिर्लिंग की पूजा करेंगे। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी बैजनाथ धाम में दर्शन कर चुकी हैं। पीएम मोदी झारखंड को इस यात्रा के दौरान करीब 16,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे। अगली बड़ी खबर, प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पर बोला बड़ा हमला। कहा विपक्ष में रहना नहीं जानती कांग्रेस, कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होते नेता। ये आपको बता दें कि कांग्रेस के साथ में लंबी चली बातचीत के बाद भी उसके साथ न जाने वाले प्रशांत किशोर ने अब उसके बारे में अहम टिप्पणी की है। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को लेकर कहा कि उसके नेता ये मानते हैं कि सरकार को लोग खुद ही उखाड़ फेंकेंगे और उन्हें सत्ता मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में रही है और उसे विपक्ष में रहना नहीं आता है। उन्होंने कहा कि मैं देखता हूं कि कांग्रेस के लोगों में एक समस्या है। वे मानते हैं कि हमने लंबे समय तक देश में शासन किया है और जब लोग नाराज होंगे तो सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और फिर हम आ जाएंगे। वे कहते हैं कि आप क्या जानते हैं, हम सब कुछ जानते हैं और लंबे समय तक सरकार में रहे हैं। प्रशांत किशोर ने इंडियन एक्सप्रेस के कार्यक्रम ई अड्डा में बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस देश में एक मुख्य विपक्षी दल है जो दशकों तक सत्ता में रही है, लेकिन उसे ये सीखना होगा कि विपक्ष में कैसे रहा जाता है। आप ये कह के नहीं बच सकते कि मीडिया हमें कवर नहीं कर रहा। इससे ऐसा लगता है कि उन्हें सत्ता में ही रहने की आदत हो गई है।
और ये बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मोदी सरकार से की बड़ी अपील, कहा पुरानी पेंशन योजना हमने तो लागू कर दी, अब केंद्र को भी आगे आना चाहिए। ये आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी सरकार के पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इस मामले में केंद्र सरकार को भी आगे आना चाहिए ताकि इससे अन्य राज्य सरकारें भी आगे आएं। अशोक गहलोत सोमवार को जयपुर में राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार राज्य के कर्मचारियों का वर्तमान में सबसे अधिक ध्यान रख रही है और उनके लिए ओपीएस लागू करके ऐतिहासिक फैसला किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी निवेदन किया गया है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पुरानी पेंशन योजना लागू करने के बारे में विचार विमर्श करें और इसे लागू करें। और ये बड़ी खबर, ईडी ने सोनिया गांधी को फिर से जारी किया नया समन, नेशनल हेराल्ड मामले में 21 जुलाई को होगी पूछताछ। ये आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए ईडी ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को नया समन जारी कर दिया है। अब ईडी ने सोनिया गांधी को 21 जुलाई को पेश होने को कहा है। इससे पहले जब ईडी ने समन जारी किया था तो स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए सोनिया गांधी ने इसे पोस्टपोन करने का निवेदन किया था। सोनिया गांधी का निवेदन स्वीकार करते हुए ईडी ने पूछताछ की तारीख जुलाई के आखिरी सप्ताह बढ़ाने की बात कही थी। अब ईडी ने सोनिया गांधी को 21 जुलाई को पेश होने के लिए कहा है। और ये बड़ी खबर, राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला, बोले चीन से डरते हैं और सेना का मनोबल गिराते हैं। ये आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चीन और सेना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री चीन से डरते हैं और जनता से सच छिपाते हैं। राहुल गांधी ने आगे पीएम मोदी को अपनी छवि बचाने वाला बताते हुए उन पर सेना का मनोबल गिराने का भी आरोप लगाया। यही नहीं, उन्होंने पीएम मोदी पर देश की सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ करने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए। राहुल गांधी ने कहा कि चीन की बढ़ती घुसपैठ और प्रधानमंत्री की चुप्पी देश के लिए बहुत हानिकारक है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।